आज हम 7वीं कक्षा हिंदी में जो दूसरी कविता है फूल और कांटे वह पढ़ेंगे। फूल और कांटे इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 में आजमगढ़ में हुआ। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 1947 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधकिला फूल, प्रेमाकांता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका परिचय हम देखते हैं संक्षिप्त में। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। लगभग खड़ी यानी हिंदी में गद्य और पद्य की रचनाएं ईस्वीसन 1900 से उसका प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभिक दौर के जो हिंदी खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने वाले हिंदी के कवि हैं उनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का एक प्रमुख स्थान है। ये आप हिंदी के आधार स्तंभ माने जाते हैं, यानी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में इनके साहित्य का, इनकी रचनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? हिंदी का एक आधार स्तंभ। प्रमुख कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। यानी फूल और कांटे, इस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशिष्ट कुल में यानी बड़े घराने में, बड़े कुल में या बहुत अमीर घर में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता है, बल्कि वह कैसे बड़ा होता है? अपने कर्मों से, अपने काम से, अपने गुणों से वह बड़ा होता है। यह संदेश कवि ने बहुत सुंदर तरीके से इस कविता से दिया है, जिस कविता का शीर्षक क्या है? फूल और कांटे। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को इसमें जो कठिन शब्द है उनके अर्थ क्या करने हैं, देखने हैं, उनके अर्थ समझ लेने हैं, इसको अच्छी तरह से याद करना है ताकि कविता पढ़ते समय हमें कविता अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये इस कविता में आए हुए कठिन शब्द है और उनके अर्थ है। इस कविता में एक मुहावरा भी आया है, जी की कली खिलना यानी खुश होना। तो ये पहले लिख लीजिए आप लोग। तो हम अब कविता की ओर चलते हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। है ना। कविता का शीर्षक क्या है? फूल और कांटे। फूल और कांटे। अब इस कविता में किसके बारे में बोला जा रहा है? फूल और कांटों के बारे में। जिस पौधे पर फूल होता है उसी पौधे पर क्या होते हैं? कांटे। गुलाब का जो फूल होता है, जिस पौधे पर वो फूल खिलता है उसी पौधे पर क्या होते हैं? कांटे भी होते हैं। यानी दोनों एक ही पौधे पर होते हैं। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हमें यह जान लेना है या ये समझ लेना है कि फूल और कांटे प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सिर्फ फूल और कांटे के बारे में नहीं बोलना है यहाँ पर कवि को। यहाँ कवि ने प्रतीक के रूप में इन्हें चुना है। फूल प्रतीक है अच्छे लोगों के लिए या अच्छे सद्गुण जिनमें होते हैं, अच्छे गुण जिनमें होते हैं, उन लोगों का प्रतीक है इस कविता में फूल। और जो दुर्गुणी लोग होते हैं या जो बुरे गुण जिनके अंदर होते हैं या जिनका स्वभाव ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, जिनके हाथ जो अच्छा काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे दुर्गुणी लोगों का प्रतीक है कांटा। है ना। फूल सद्गुणी या अच्छे लोगों का प्रतीक है और कांटा कैसा है? दुर्गुणी लोगों का प्रतीक है या बुरे लोगों का। तो कवि क्या कहते हैं? कवि यानी इस फूल और कांटे प्रतीक से कवि बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एक ही गुलाब के पौधे पर फूल भी खिलता है उसी पौधे पर कांटा भी होता है। तो कवि ने क्या कहा है जन्म लेते जगह में एक ही। फूल और कांटा कहाँ पर जन्म लेते हैं? एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं ना, एक ही जगह जन्म लेते हैं, कहीं अलग अलग नहीं। फूल अच्छा है तो कहीं बहुत अच्छी जगह पर उसका जन्म हुआ है और कांटा किसी बुरे स्थान पर या किसी दुविधा वाले स्थान पर उसका जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। एक ही पौधे पर दोनों जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता। उनका पालन पोषण भी कौन करता है? एक ही पौधा करता है। यानी उस पौधे उनकी माँ एक ही है। एक अर्थ में पौधा उनकी क्या है? माँ है। तो एक ही है पौधा, एक ही पौधा उन्हें दोनों को क्या करता है? समान तरीके से उनका पालन पोषण करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। यहाँ तक कि रात में जब चांद चमकता है तो चांद की वह जो शीतल रोशनी है
एक समान तरीके से फूल पर भी पड़ती है और कांटे पर भी पड़ती है। चांदनी उनके ऊपर एक जैसे ही खिलती है, यानी एक ही जगह पर फूल और कांटा जन्म लेते हैं। जिस जगह पौधा होता है उस पौधे पर एक ही जगह में फूल और कांटा जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें क्या करता है, पालता है, उनका पालन पोषण करता है, यानी उसके रस पर फूल और कांटा दोनों पलते बढ़ते हैं। एक ही चांद उन पर क्या करता है, अपनी रोशनी डालता है, या उनकी रोशनी एक ही चांद की उन पर होती है। एक सी ही चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह यानी क्या, बादल, पानी वाले बादल। तो कवि क्या कहते हैं, एक ही मेघ या बादल उन पर बरसता है, यानी पानी भी उन्हें कैसे मिलता है, एक जैसा ही मिलता है। समान रूप से उन पर पानी क्या होता है, बरसता है। एक सी उन पर हवाएं है बही, यानी उन पर हवाएं भी बहने वाली, उन पर से होकर गुजरने वाली हवाएं भी कैसी है, एक ही है। यानी कवि का यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं, एक ही जगह पर एक ही पौधे पर जो फूल और कांटा जिनका जन्म हुआ है, जो पले बढ़े हैं, एक जैसी सारी बातें उन्हें मिली हुई है। यानी इन बातों में जो जो उन्हें मिला है, इनमें कोई फ़र्क नहीं, प्रकृति ने कोई फ़र्क नहीं किया है। कांटा है, चुभता है तो उसे नहीं, हम उस पर पानी नहीं बरसाएंगे, ऐसा मेघ ने नहीं कहा है, या चाँद ने नहीं कहा है कि फूल बहुत सुंदर होता है, खुशबूदार होता है तो उस पर ही हम क्या करेंगे, मैं अपनी रोशनी डालूंगा, कांटे पर नहीं डालूंगा, ऐसा। यानी प्रकृति ने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। सारी चीज़ें, सारा वातावरण उन्हें एक जैसा ही मिला है। यहाँ तक कि उन पर बरसने वाला बादल भी समान तरीके से बरसता है। जिस तरह से वह फूल पर बरसता है वैसे ही वह कांटे पर भी बरसता है। हवाएं बहने उनके ऊपर से उन्हें छूकर बहने वाली हवाएं भी एक जैसी ही है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, कि पर हमेशा हमने देखा है कि ढंग यानी उनका तरीका, यानी उनका तरीका एक जैसा नहीं है। सब कुछ उन्हें एक जैसा मिला है, एक ही पौधे पर वह पले बड़े हैं, एक ही जगह पर उनका जन्म हुआ है, एक जैसी ही सारी बातें उन्हें मिली है। पर हम हमेशा से ही देखते हैं उनका जो वर्तन होता है वह एक जैसा नहीं होता है। क्या कहते हैं कवि, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। ढंग यानी तरीका, यानी उनके वर्तन का, बर्ताव का एक तरीका। अब मैंने जैसे कि पहले ही कहा है कि यहाँ पर फूल और कांटे, यानी कुछ भी करो तुम, कांटे को हाथ लगाओगे तो कांटा क्या करेगा, उसका जो काम है चुभने का वह करेगा ही, वो छोड़ेगा क्या। गलती से हाथ लगे तो भी कांटा चुभेगा, और जानबूझकर हाथ लगाएंगे तो भी कांटा क्या होगा, चुभेगा ही। तो कवि यही कहते हैं कि, और फूल को अगर हाथ लगाकर देखते हो तो दूर से ही फूल की खुशबू आती है, आपका मन उल्लसित होता है। यानी अगर स्पर्श करते हैं तो वो कोमल होता है, मुलायम होता है, यानी जो दिखने में भी सुंदर है और जिसे छूने पर या स्पर्श करने पर भी जो हमें क्या करता है, अपनी खुशबू से, अपने मुलायम स्पर्श से आनंदित करता है। ये वर्तन है फूल और कांटे का अलग अलग, जबकि सब कुछ उन्हें एक जैसा मिला है, पर उनका वर्तन है या उनका दूसरों से पेश आने का तरीका कैसा है, अलग अलग है। यहाँ पर फूल अच्छे लोगों का प्रतीक है। कवि को अच्छे लोग, अच्छे गुण वाले लोग और बुरे गुण वाले लोग, इनके बारे में कवि को यहाँ पर बताना है। यानी ये प्रतीक के रूप में फूल और कांटे को कवि ने लिया है। सद्गुणी लोग चाहे जैसा कुछ भी हो जाए, वो अपने सद्गुण या अपना अच्छा बर्ताव कभी नहीं छोड़ते हैं, और दुर्गुणी लोग सब कुछ अच्छा मिलने के बावजूद उनके अंदर के जो दुर्गुण होते हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कांटा उन्हीं का प्रतीक है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। क्या कहते हैं, देखो कवि, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, है ना। मैंने अभी जैसे कहा कि कांटे, चाहे जानबूझकर आपने कांटे को हाथ लगाया या अनजाने में कांटे को हाथ लगे, कांटा क्या करता है, उंगलियों को छेदने का, उंगलियों में छेद करने का, चुभने का काम करता है। यानी वो अपना काम छोड़ता है क्या, नहीं छोड़ता है। यहाँ तक नहीं कि गलती से भी किसी का अगर वर वसन यानी श्रेष्ठ, यानी बहुत ऊंचे दर्जे का कपड़े किसी ने पहने हैं और चलते चलते अगर वह कांटे में
उलझ गए हैं तो कांटा क्या कर देता है, और उस व्यक्ति को पता नहीं है, वो वैसे ही आगे चल देता है, तो कांटा क्या कर देता है, कांटे में फंसकर वो कपड़े क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। वर यानी श्रेष्ठ और वसन यानी कपड़ा। तो कोई भी कपड़ा चाहे वह कितना भी अच्छा हो, कांटे में फंस जाता है तो क्या होता है, वह फटता है। यानी कांटा क्या करता है, उंगलियों को छेदने का काम करता है या चुभने का काम करता है, कपड़े उसमें उलझ जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, फट जाते हैं। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, यहाँ तक कि तितलियाँ जो फूल पर मंडराती है, पर फूल पर मंडराती, उनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, फूलों के, गुलाब के फूल के इर्द गिर्द क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और जब इस फूल पर मंडराते हुई तितली के पर कांटे में लग जाते हैं तो कांटा क्या करता है, उन तितलियों के परों को, पर यानी पंख, और कतरना यानी काटना। यानी जो फूल के प्यार में डूबी हुई या फूल से आकर्षित हुई, फूल को सूंघने के लिए, उसकी खुशबू, उसके रस को पीने के लिए तितलियाँ क्या करती है, उस पर बैठती है और वह प्यार से उस पर बैठने के लिए जाती है। पर कांटा क्या करता है, उनके पंखों को क्या कर देता है, काट देता है, कतर देता है। यानी कांटे से अगर उनके पंख लगते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। यानी तितलियों को तक कांटा क्या नहीं करता, नहीं बख्शता। भौर का है वेद देता शाम तन, भौर यानी भौरा, वेदना यानी बेधना या काटना, छेद करना, और शाम यानी काला, तन यानी शरीर। यानी भौरा जब फूल पर बैठने के लिए आता है तो भौरा कैसा होता है, काला होता है। तन यानी शरीर, उसका शरीर कैसा होता है, काला होता है। और ये भौरा जब फूल की खुशबू से आकर्षित होकर फूल पर बैठने के लिए आता है, उसका रस चूसने के लिए आता है, तो ये कांटा क्या कर देता है, उसका शाम तन यानी काले रंग का जो तन क्या है उसमें वह छेद कर देता है, उसे वह काट देता है। यानी कांटा कोई भी उसके पास आए, कांटा क्या करता है, काटने का ही काम करता है, छेदने का काम करता है या फाड़ने का काम करता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस मिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। और इसके बिल्कुल उल्टे किसका वर्तन है, फूलों का वर्तन है। फूल क्या करते हैं, उन प्यारी सी तितलियों को अपने गोद में लेते हैं। यानी फूलों पर तितलियाँ बैठ जाती है, जैसे वह अपने गोद में तितलियों को क्या करते हैं, बिठाते है। यानी कांटा क्या करता है, तितलियाँ पास आती है तो उनके पंखों को कतर देता है, पर फूल क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में बिठाता है। भौरा आता है तो भौरे को भी अपने गोद में बिठाकर वह क्या करते हैं, अपने अंदर का अनूठा रस, शहद क्या करता है, पिलाता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, अनूठा यानी अलग प्रकार का। तो भौरे को क्या करते हैं, फूल अपना रस यानी अपना शहद पिलाते हैं, निज सुगंध और निराले रंग से। निज यानी अपनी सुगंध से, है ना। फूल कैसे होते हैं, खुशबूदार होते हैं, तो अपने सुगंध से और अपने सुंदर निराले रंग से क्या करता है सदा देता कली जी की खिला। यानी जो भी फूल, चाहे वह कीटक हो, कीटक हो, कोई पंछी हो या इंसान हो, जो भी इन फूलों को देखता है वह प्रसन्न हो जाता है। उनकी सुगंध से, उनकी खुशबू से, उनके रंग से किसी का भी मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। फिर वह चाहे तितलियाँ हो, भौरे हो या इंसान हो, कोई भी हो, उसके अपने फूल के अपनी खुशबू से, उसके निराले सुंदर रंग से क्या होता है, सारे लोग क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, है सदा देता कली जी की खिला। जी की कली खिलना यानी बहुत खुश होना। तो जो कोई सुंदर फूलों को देखता है, ये तो हमने भी महसूस किया है कि जहाँ कई सुंदर फूल दिखते हैं, हम देखकर ही उन्हें हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक वातावरण ही, जहाँ फूल होते हैं, जहाँ पर पौधे होते हैं, फूल होते हैं, वहाँ का वातावरण ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। किसके कारण सुगंधित होता है वातावरण, किसके कारण होता है, ये फूलों के कारण होता है। तो फूल और कांटे, इनका बर्ताव कितना अलग अलग है, देखिए। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। खटकना यानी अच्छा न लगना, तो एक सबकी आँख में खटकता है। तो कौन खटकता होगा सबकी आँख में, जाहिर सी बात है, जिसका वर्तन अच्छा है वह खटकेगा क्या, नहीं। जिसका वर्तन अच्छा है वह सबको अच्छा लगता है, पर जिसका वर्तन बुरा है या जिसका व्यवहार सबके साथ बुरा है या तकलीफ देने वाला है, वह फिर किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, है खटकता एक सबकी आँख में,
ना, एक सबकी आँख में खटकता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। और कौन अच्छा नहीं लगता है? कांटा किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो फूल के बारे में क्या कहा है कवि ने? दूसरा है सोहता सुरसीस पर। अब दूसरा सोहता यानी शोभा देता, सूर्य यानी क्या? सूर्य यानी भगवान देवता, असुर यानी राक्षस, सूर्य यानी देवता, शीश यानी शीश माथा। तो एक सबकी आँख में खटकता है, एक किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। जब भी हम किसी भी पौधे के पास जाते हैं तो, या गुलाब के पौधे के पास जाते हैं तो हम फूलों को देखते हैं, पर हम कांटों से बच बच कर उस फूल को छूने की कोशिश करते हैं या उस फूल को लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कांटा क्या हो जाएगा? चुभ जाएगा। यानी किसी को कांटा अच्छा नहीं लगता। और फूल का वर्तन सबके साथ अच्छा होता है, तो वो उसका स्थान कहाँ पर है? भगवान की शीश पर, भगवान के माथे पर वह बैठता है। यानी अच्छे लोग हमेशा ऊपर होते हैं, उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। यानी हमारा महत्व किस पर आधारित है? हमारे वर्तन पर, हमारे अंदर के गुणों पर। अब एक ही घराने में हमने बहुत बार हम देखते हैं कि कोई बड़ा घराना है, पर उसके साथ उस घर में पैदा हुए सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। एक अच्छा होता है और उसी घर में पैदा हुआ उसका ही दूसरा भाई, जिसका वर्तन कैसा होता है? ठीक नहीं होता है, या जिसका चरित्र ठीक नहीं होता है। फिर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ही घर में पैदा है, इनके एक ही माँ बाप के है, एक जैसा ही माहौल इन्हें मिला है, पर एक अच्छा बना है और एक बुरा। यानी हमारे गुण हमारा स्थान क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। तो हमारा स्थान अगर हम अच्छा ऊपर होना चाहिए, हमें अगर समाज में एक आदर मिलना चाहिए, हमसे सब खुश होने चाहिए, तो हमें क्या करना है? एक सद्गुणी अच्छा इंसान बनना है। तो यही फूल हमें क्या सिखाता है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, तुम कैसे बनो? दूसरों को आनंद देने वाला ही तुम्हारा व्यवहार हो, तुम्हारा वर्तन हो, तुम्हारे गुण हो। तो फूल हमें ये सिखाता है। और कांटे को देखकर क्या सीखना है? कि कांटे जैसा हमें कभी नहीं होना है। तो कवि क्या कहते हैं? है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। एक सबकी आँख में खटकता है, कोई उसे हाथ लगाने की इच्छा नहीं रखता है, सारे उससे क्या करते हैं? दूर जाते हैं। पर दूसरे का स्थान कहाँ है? भगवान की शीश पर, भगवान के माथे पर है, जो भगवान के माथे पर शोभा देता है ना। हम फूलों को कहाँ भगवान पर चढ़ाते हैं ना फूलों को। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कुल यानी घराना, यानी एक ही पौधे पर पले बड़े हैं तो दोनों का व्यवहार, फूल और कांटे का व्यवहार एक जैसा ही नहीं है। वैसे ही एक ही घर में पैदा हुए सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। भविष्य में बड़े होने के बाद कुछ बहुत अच्छे बनते हैं तो कोई बुरी राह पर जाते हैं। तो हमें हमेशा, यानी घराना बड़ा है तो हमेशा हम बड़े ही होंगे या हमारा वर्तन अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। हमें यह समझदारी के साथ जानबूझकर अच्छे गुणों को क्या करना है? चुनना है, अपनाना है। अपने में अच्छे गुणों से अपना व्यक्तित्व क्या करना है? उसमें ढालना है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। सिर्फ बड़ा घर है या बहुत अच्छे घर में हमारा जन्म हुआ है या पैदा हुए हैं तो सारी अच्छी बातें अपने आप हम में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अच्छी बातें हमें सीखनी होती है, समझनी होती है और प्रयत्नपूर्वक आत्मसात करनी होती है। जबकि बुरी बातें बिना सिखाए क्या होते हैं? बच्चे या लोग, मनुष्य क्या करता है? सीख जाता है। तो इससे हमें बचना है। जो अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, गुण होते हैं, दोष होते हैं, उसमें से अच्छी बातों को चुनना हमें आना चाहिए। और कभी यही बताते हैं कि बड़े घराने में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बनता है, बल्कि बड़ा कैसे बनता है? अपने गुणों से बड़ा बनता है। अगर किसी में इस बड़प्पन की कसर यानी कमी, और बड़प्पन यानी महिमा या बड़ापन, तो किसी में अगर इस बड़प्पन की ही कसर हो, कमी हो, तो वह बड़े घर में पैदा होने के बावजूद भी उसकी हरकतें कैसी होंगी? ओछी होंगी या निचले दर्जे की होगी, है ना। यानी बड़े घर में पैदा हुए हैं तो बड़ा ही होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे गुण हमारा स्थान क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। यानी ये बड़े घर की बड़ाई या कुल की बड़ाई हमेशा हमारे काम नहीं आती है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें प्रयत्न पूर्वक क्या करना पड़ता है? हमेशा
जीना पड़ता है या प्रयत्नपूर्वक इन अच्छे गुणों को हमें आत्मसात करना पड़ता है। तो कवि यही संदेश देते हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी गुलाब का पौधा, उस पौधे पर कांटे का भी जन्म हुआ है, तो कांटा अपने आप सबको अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है। कांटा क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि वो चुभने का काम करता है। तो जो दूसरों का बुरा करते हैं या जो दूसरों के जीवन में रोड़ा या मुसीबत बनने का काम करते हैं, वह किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें कांटे जैसे बिल्कुल नहीं बनना है। हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारा वर्तन किसके जैसे होना चाहिए? फूल के जैसे होना चाहिए। तो अच्छे गुणों को हमें क्या करना है? सीखना है। यही संदेश कवि देते हैं कि अच्छे गुणों से हमारा जीवन में, समाज में क्या होता है? स्थान निश्चित होता है। तो फूल यही संदेश देता है कि हमेशा, चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे कांटों से घिरे रहो, यानी लाख मुसीबत जीवन में, जैसे फूल के इर्द गिर्द कांटे होते हैं, वह कांटों में ही पलता बढ़ता है, तो भी वह अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता है, तो भी वह अपना सौंदर्य नहीं छोड़ता है, दूसरों को आनंद देना नहीं छोड़ता है, अपना मधुर रस पिलाना नहीं छोड़ता है। वैसे ही हमें भी क्या करना है? चाहे जीवन में कितनी भी अड़चने आए, हमें भी क्या करना है? अपने अच्छे गुणों को प्रयत्नपूर्वक आत्मसात कर अपना अच्छा वर्तन हमेशा बनाए रखना है। तो बच्चों, यहाँ पर इस पर आधारित स्वाध्याय भी मैंने दिया हुआ है। तो ये स्वाध्याय आप देखो, यहाँ पर जो तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, तो इन जो नीचे मुद्दे दिए गए हैं, उस फूल का नाम लिखना है, उसका उपयोग, जो तुम्हें फूल पसंद है उसका नाम लिखना है, वो किस किस उपयोग में आता है लिखना है, उसकी गंध कैसी है। इस आधार पर तुम अपने शब्दों में इस पर चर्चा करनी है। तुम लिखोगे अपने नोटबुक में तो भी चलेगा। और इस पर आधारित क्या है? स्वाध्याय है। इसे अपने नोटबुक में पूरा करो। धन्यवाद।